हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11th क्लास है और उसी में हम लोग देख रहे हैं आपका नया चैप्टर, और चैप्टर था रोजगार समृद्धि, औपचारिक तथा अन्य मुद्दे को हम लोग देख रहे थे। उसी में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो महात्मा गांधी की कोटेशन थी, इसी के साथ अपना चैप्टर को प्रारंभ किया था। पूरी कोटेशन को हम लोगों ने देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने परिचय पर पहुंचे। ठीक है, परिचय करने के बाद हमने समृद्धि और रोजगार की जो स्थिति है, इन दोनों की स्थिति को हम लोगों ने आकलन किया कि रोजगार क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और श्रमिक क्या है। इनकी स्थिति को हमने भारत में देखा और हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि किस लेवल तक है, क्या डाटा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ओवरऑल इंडिया में किसको आप श्रमिक कहेंगे, कैसे इसकी आपकी पेमेंट होगी, भुगतान कौन है, नियोक्ता कौन है, श्रमिक कौन है, इसके विषय में देखा। और हमने जीडीपी को देखा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमने बात करी, ट्रेडिशनल की हम लोगों ने इसमें बात करी। तो बेसिकली जो था हम इसमें आपका हम 7.2 यूनिट तक इसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको इसमें आगे बढ़ना है और इसकी जो नई यूनिट हम लोग देखने वाले हैं वो नई यूनिट है आपका 7.3, लोगों की रोजगार में भागीदारी। आखिर में जो लोग हैं वो रोजगार में कितना भागीदारी कर रहे हैं, ये हमको इसके अंतर्गत एक एक करके सारी चीजों को गौर करके इसमें देखना है और समझना है। जैसे पहले देखते हैं कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सूचक के रूप में करते हैं। हमारे पास कितने श्रमिक हैं, उनका क्या रेशो है, इन चीज की स्टडी हम लोग जब करते हैं तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब है कि हम लोग भारत में ये देख पाए या अपने ऐसी कंडीशन ये देख पाए कि हम डाटा जो हमको विश्लेषण करना है उसमें क्या स्थिति है, क्या इनका इंडिकेटर है। यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहा है, कि सर्विस और गुड्स का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें एक्टिवेशन पार्ट्स कितना है। क्या कह रहे हैं कि एक्टिवेशन पार्ट कितना है और किसका है, खास कर गुड्स का है, सर्विसेज का है, या फिर एग्रीकल्चर का है, या फिर जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसका है। तो इनको देखना था। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि जनता की काम करने की भागीदारी अधिक है। यदि यह अनुपात मध्यम या कम होता तो इसका अर्थ यह होता है कि देश की जनसंख्या की बहुत अधिक अनुपात अप्रत्यक्ष रूप से अधिक कार्यों में सह लगाने की, और जो बहुत सारे काम हैं उन्हीं कार्यों में कैसे हैं ये लोग आपका लगे हुए हैं। ठीक, अगला इसका जो एफर्ट्स है इसको देखिए, एक यूनिट हमको मिली है, सारणी है हमारे पास, सारणी है 7.1, और इस सारणी में आप देख सकते हैं 2017-18 का मानिक है। इसमें लिंगों का चयन है, संपूर्ण, ग्रामीण और शहरी, यानी कि 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है जो कार्य कर जनसंख्या है। जेंडर में आपका सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुष में 52.1% ओवरऑल इंडिया, 51.7% ग्रामीण क्षेत्र में, 53 शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में। बात करते हैं फीमेल की तो 16.5 ओवरऑल में काम करते हैं, जबकि 17.5 ग्रामीण क्षेत्र में, 14.2 जो है आपका अर्बन एरिया में है। और ओवरऑल हम लोग बात करें तो आप देखेंगे संपूर्ण में 34.7 और ओवरऑल ग्रामीण में 35%, और अगर हम लोग अर्बन की बात करते हैं शहरी में 33.9%। तो ये डाटा सारणी है, थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, एक बार देखें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए, अपनी जनसंख्या शब्द का अर्थ है, पिछली कक्षाओं में तुमने पढ़ा, जनसंख्या शब्द का अभिप्राय का मतलब होता है, मीनिंग जो है किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। ध्यान दीजिए,
शब्द का अर्थ है अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, आपका जनसंख्या कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन की परिभाषा हो गई, ध्यान रखिए क्या हो गई, जनसंख्या की परिभाषा। यदि भारत के सार्वजनिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहते हैं तो हम भारत में सरकार रह रहे सभी संख्या देश के जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा करना होगा। और कह रहे हैं कि हमें भारत में जितनी सारी चीजें अगर आपको निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है, क्या स्थिति है। सारणी 7.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 35 श्रमिक हैं। शहरी व्यक्तियों का अनुपात 34% है, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात 35% है। ऐसा अंतर क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारणों से रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थानों में नहीं जा पाते हैं। यदि कुछ चाहते हैं तो उनके बीच में उनको छोड़कर श्रमिक कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब देखिए अधिकतर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है कुछ तो अपना जो है प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ हायर में छोड़ देते हैं, कुछ सेकेंडरी में छोड़ देते हैं, और कुछ जिनको हायर एजुकेशन जैसे कि आप ग्रेजुएशन करना है वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको काम में शामिल होना पड़ता है, भागीदारी होनी पड़ती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो वो श्रम शक्ति में आपका बदल जाते हैं। अब कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने में सक्षम है। अब एक शहर का ऐसा भाग है जो क्या कर सकते हैं, शिक्षा विक्षा जो है उसमें अच्छी कर सकता है। शहरी जन समुदाय को रोजगार के विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार के विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश में रहते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर में जाकर नहीं बैठते क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा करने नहीं देती। क्या करने नहीं देती? जो आर्थिक दशा है उनको ऐसा करने नहीं देती। शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला की भागीदारी का अंतर बहुत कम बड़ा है। केवल 15% शहरी महिला ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त है, यानी कि 15% ऐसी महिला हैं जो किसी न किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ध्यान देना है। 15% ऐसी महिला हैं शहर की जो किसी न किसी एक्टिविटी में आपको व्यस्त यानी कि बिजी दिखाई देंगी। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार बाजार में भागीदारी कितनी है? 20% आकी गई है। कहां पर बात कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का डाटा ज्यादा बड़ा है किससे? शहरी क्षेत्रों से। देखिए शहरी क्षेत्रों में 15% है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 25%। यानी कि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग कहां पर है? अर्बन एरिया में ना होके आपका रूरल एरिया जो आपके विलेज हैं उनमें ज्यादा ही नंबर हमको जो है इस परसेंट में आपका दिखाई दे रहा है। अब कह रहे हैं कि विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? यह बात देखने में सामने आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से आय अर्जित करने में सफल रहते हैं तो परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने की निषेध किया जाता है। देखिए अब जहां पुरुषों को पर्याप्त इनकम नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं कि एक परिवार का पालन पोषण करना बड़ा कठिन है, तो उनकी महिलाएं क्या करती हैं? वो उनकी हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? उनकी हेल्प करती हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने में सफल करती हैं ताकि रोजगार कुछ प्राप्त कर सकें और कुछ थोड़ा सा उनको बेनिफिट जो उनके परिवार को थोड़ा सा मिल सके। हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य नहीं माना जाता। रोजगार माना जाता कार्य रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश महिला वर्ग की प्रबल श्रमिक भागीदारी से नहीं है। इसीलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है। तो कह रहे हैं कि जो देश है, देश में आप देखेंगे जो महिला श्रमिक हैं उनकी संख्या को हम लोग कम आंकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारी जो है संकीर्ण हमने परिभाषा बना दी है रोजगार में महिलाओं की स्थिति को लेकर।
जबकि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि दुनिया में महिला एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने पूरे विश्व में अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया है। चाहे कोई आज कितनी भी बड़ी डेवलपमेंट कंट्री क्यों ना हो, सबने अपने अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है झेल कर वो आपका यहाँ तक जो है वो आपका पहुंची है। उन्होंने एक बहुत बड़े संघर्ष को देखा है और उसी संघर्ष के बाद वो उन्होंने एक रिजल्ट पर जाकर खड़े हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। जरा सोच कर देखिए, घर के भीतर और खेतों में महिला कितनी ऐसी काम करती हैं जिन्हें उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता, क्योंकि वे परिवार के साथ खेतों में रखरखाव भी निश्चित रूप से योगदान देती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जनसंख्या भी महिलाओं की श्रमिकों में शामिल किया जाना चाहिए? सिंपल कह रहे हैं कि अब महिलाओं को भी जो है श्रमिक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ना जाने कितने काम करती हैं, खेती करती हैं, बच्चों को पालती हैं घर में। उन काम को हम काम के रूप में ऐड ही नहीं करते। ठीक, क्या नहीं करते हम उनको ऐड ही नहीं करते। तो ऐसे एक डाटा हमको दिखाया गया है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, नजर दौड़ाइए और जो पढ़ा है एक बार उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आपके जो डाउट्स हैं वो साफ होते चले जाएंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। देख लिया? चलिए बात करते हैं अगली। श्रमिक पुरुष है, अश्रमिक महिला। ठीक, अब देखिए, ये 52% है जो सर्विस कर रहे हैं, लोकल कुछ बेचते हैं, ये भी 52% है। लेबर पार्ट 20% और यहाँ देखिए 24, ये आपको डाटा मिल जाएगा। और 21% महिला क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में लगी। यानी कि पुरुष की भागीदारी दिखाइए, महिलाओं की भागीदारी दिखाइए, कि दोनों कहाँ पर आपका नियोजित या अनियोजित तरीके से आपका लगे हुए हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी में बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये यूनिट हमारे सामने है 7.4 यूनिट, स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। भाड़े मतलब होता है किराए पर जो श्रमिक लेते हैं कि आपको कुछ काम करना है, उस काम के बदले कुछ आपको वेतन मिलेगा। स्वनियोजित का मतलब है आप कुछ अपनी तरफ से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से आप किसी के जॉब ना करके खुद कुछ उगा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। देखते हैं, क्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज के श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशा के विषय में भी कुछ जानकारी देता है? यदि किसी उद्यम के श्रमिकों के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो यह निश्चित रूप से देश में रोजगार की गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए संभव होगा। इसी से हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और कितने सहकर्मी तथा उद्यम के प्रति उनके अधिकार क्या हैं। आइए निर्माण उद्योग में कर्मियों की तुलना करें। एक सीमेंट की दुकान का स्वामी है, दूसरा आपका निर्माण मजदूर है और तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। यानी कि तीनों का आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक क्या है आपका, पता लग गया पूरा? कि तीनों का हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, आइए, तीनों के पद और प्रतिष्ठा में अंतर है। पद मतलब उनका लेवल कह लीजिए, और प्रतिष्ठा मतलब कैसे लोग देखते हैं उसको। ठीक, जिन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक है उन्हें स्वनियोजित, यानी कि जो अपना कुछ खुद के मालिक हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो उनको क्या बोल देंगे भाई, स्वनियोजित है। इस प्रकार सीमेंट की दुकान स्वनियोजित है, यानी कि सीमेंट की दुकान का जो मालिक है वो क्या है, उसने कुछ अपना काम करके खोल के रखा हुआ है, वो क्या है, स्वनियोजित है। भारत का लगभग आधा बल श्रम इसी श्रेणी में आता है। एक मिनट बच्चों, भारत का लगभग आधा बल श्रम इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। जो आपके निर्माण मजदूर है, जो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करने में जो काम करते हैं,
उनको हम अनियमित मजदूर कहते हैं। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 25% है। ऐसे में मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अन्य रूप से कार्य करते हैं और उनके बदले में उनको क्या होता है, पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, यानी कि कुछ पैसा उनको मिलता है काम करने। कंपनी निर्माण के अभियंता के रूप में काम कर रहे विभिन्न श्रमिकों की मात्रा 23% है, जबकि किसी श्रमिक का कोई भी व्यक्ति का उद्यम नहीं है। उसे मजदूरी वेतन देते हैं तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। कैसा है? वेतन भोगी कर्मचारी, जिसको महीने का क्या मिलता है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, हम उसको वेतन भोगी मजदूरी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब यहां दिखाया गया है कि ईंट का निर्माण किस प्रकार से निर्माण होता है। अलग तरह से अनियमित कार्य है, सिंगाड़े चुगता है, कुछ करता है। अब थोड़ा सा एक बार यहाँ देखिए, आरेख जो है स्व रोजगार क्षेत्र का वितरण है कि शहरी क्षेत्रों में कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, आकस्मिक जो मजदूर हैं उनका कितना है। ये सारे जो डाटा है हमको स्पष्ट रूप से इस आरेख में आपका दिया गया है। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, ये देखिए, आगे बढ़े। अब देखिए, सिले सिलाए वस्त्रों के कारीगर महिलाओं के भविष्य के प्राप्त होने वाले रोजगार के केंद्र है। अब आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ रेडी गारमेंट्स जो हैं वहां पे कपड़े आते हैं, यानी कि रेडीमेड कपड़े आते हैं। तो वो इस तरह से ही महिलाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लॉट्स में चीजें बनती हैं, फिर वो होलसेल के रूप में डीलर तक पहुंचती हैं, डीलर उनको प्रोवाइड कराता है स्टोर रूम में, स्टोर से फिर लोग उनको क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। ठीक है, उसी का एक रूप दिखाया गया है। आप इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चित्र 7.1 को ध्यान से देखिए, इससे पता चलता है कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वरोजगार वर्ग में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। क्या कह रहे हैं कि 50% लोग कहाँ आते हैं? स्वरोजगार में। और स्वरोजगारी क्या है? देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियमित मजदूरी कार्य पुरुष और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। इस अनियमित रोजगार में महिलाओं का अंश 24 से 27%, पुरुषों में अधिक पाया गया है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष और महिला दोनों अधिक में लगे हुए हैं। देश के 23% पुरुष अनियमित वेतनभोगी हैं और इस वर्ग में 21% महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कह रहे हैं जो पुरुष और महिलाएं हैं उन दोनों के बीच कैसा है, एक आपका बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है इसमें, खास कर इस वेतन पाठ को लेकर। यदि ग्रामीण और शहरी श्रम बल के वितरण की तुलना करें तो चार्ट 7.2 के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि अनियमित मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। शहरों में स्वनियोजित और नियमित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गांव में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर रहते हैं जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं। अतः स्वनियोजित में उनकी भागीदारी अधिक है। कैसा है कि जो स्वनियोजित हैं उनकी जो भागीदारी है कैसा अधिक है। देखिए, जो गांव में खेत किसान लोग हैं वो भी क्या है, स्वनियोजित रोजगार में। कुछ किसी न किसी छोटी मोटी चीज का उत्पादन करते हैं, वो भी स्वरोजगार है। कोई कहीं पर कुछ काम कर रहा है, ठेली लगा रहा है, कुछ बेच रहा है, कोई शॉपकीपर है, कुछ काम कर रहा है अपनी दुकान से, तो वो भी क्या है, आपका स्वरोजगार की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो देश के अधिकतर % भाग में आप देखेंगे तो स्वरोजगार लोगों की संख्या कैसी है, सर्वाधिक है। यदि ग्रामीण और शहरी श्रम बल का वितरण कर तुलना करें तो चार्ट 7.2 के अनुसार हमें ज्ञात होता है
कि अनियमित मजदूर पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है। शहरों में स्वनियोजित और नियोजित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गांव में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर रहते हैं। अब कह रहे हैं जो भी रोजगार करने हैं, जो भी आपके नियमित रोजगार वालों की संख्या है वो अधिक है, और गांव में अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने जमीन का जो टुकड़ा है वो उसी पर निर्भर है और स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं तथा नियोजित और जो उनकी भागीदारी है वो आपका सुनिश्चित जो है आपकी बनी रहती है। ठीक, ये हमको इसमें देखना था। शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान, कार्यालयों का संचालक हो सकता है। इसके अतिरिक्त शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? जो नियमित रूप से जो श्रमिक हैं उनके कार्यों की क्षमता होती है। ध्यान रखिए। देखिए इसको, तो अभी जो हमने यूनिट पढ़ी है उस यूनिट में किसी को कुछ आपको पूछना है, पूरी यूनिट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम स्वनियोजित और भाड़े के जो श्रमिक वाली यूनिट देख रहे थे, तो आपको समझ आएगा कि स्वनियोजित क्या होते हैं और जो आपके श्रमिक जो आप किराए पर लाए जाते हैं, जो झाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों का नंबर क्या है, दोनों का फिगर आउट हमने देख लिया वो क्या है। ये सारी चीजें जो है आपको इसी वाले चैप्टर से वो आपको क्लियर होने वाली है। देख लिया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अनियमित मजदूर के विषय में देख लिया। आप करते हैं फर्म, कारखाने और कार्यालय में जो रोजगार है उसमें क्या स्थिति है। ठीक है, अब हमने स्वनियोजित देख लिया, भाड़े के श्रमिक देख लिया, कुछ फर्म यानी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं, कुछ ऑफिशियल जो ऑफिस है उनमें काम करते हैं, उनमें रोजगार की क्या कंडीशन है इसको देखते हैं। देश के आर्थिक विकास क्रम में श्रमिकों का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप में सेवा की प्रवाह होती है। इसी प्रक्रिया में श्रमिक जो है मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के सहारे प्रवसन करते हैं। धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार का अंश खाने लगते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्रता से प्रयास हो रहा लगता है। श्रमिक शक्ति के अनुसार उद्योग व वितरण से रोजगार के परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो पाए हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को 8 विभिन्न औद्योगिक विभाजित करते हैं। कृषि, खनन यानी कि सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। उत्खनन, विनिर्माण, ये देखिए पार्ट है इसके, कैसे इंडस्ट्री डिवाइड 8 प्रकार में। विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्यिक, परिवहन, भंडार, सेवाएं। सरलता के लिए सभी कार्य युक्त व्यक्तियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आपको देखेंगे, अगर आपसे पूछ ले भारत की कोर 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि, खनन और उत्खनन इसी में आ जाएगा, विनिर्माण, विद्युत, गैस। ठीक है, और विद्युत गैस के बाद आ जाएगा आपका इसी में है जलापूर्ति भी इसमें है, निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कार्य, परिवहन, भंडार, सर्विसेज, ये सब इसी में है। और इनको भी 3 रूप में बांटा है। अब भाई इनका भी तो अपना क्लासिफिकेशन है। कैसे? प्राइमरी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होगा प्राइमरी क्षेत्र जिनमें ये कार्य शामिल है। द्वितीय क्षेत्र है, अब इसमें जो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे आपको दिखा देगा। तृतीय क्षेत्र, अभी आपको देखना है कि इसमें कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी का, कौन सेकेंडरी का, लिखा हुआ है। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कृषि कार्य, उत्खनन, मत्स्य वगैरह प्राइमरी के हैं। सेकेंडरी में आपको देख रहा है कि विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और जो भी आपको चाहिए सेकेंडरी में है। और टर्सरी में सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग सिस्टम, ये सब आपका तृतीयक सेवा में उपलब्ध मिलता है। अब देखिए सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसमें शेष 3 अब इसके भी उपभाग में रखे गए हैं। सारणी 7.1 से हम भारत में वर्ष 2017-18 के विभिन्न उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जो जानकारी है वो हमको दी गई है और हम इससे जानकारी क्या है हासिल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें इसमें।
भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। कह रहे प्राइमरी सेक्टर ऐसा है जहां पर क्या मिलता है, लोगों को सर्वाधिक आपका रोजगार मिलता है। द्वितीय क्षेत्र में 24% श्रमिक लगे हुए हैं और 31% लोग कहां है आपके सर्विस में। तो सबसे ज्यादा कहां लगे हैं, आपके प्राइमरी में। और प्राइमरी मतलब स्वनियोजित, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन वर्क। ठीक। सारणी 7.2 स्पष्ट करती है कि ग्रामीण भारत का लगभग 60% श्रम कृषि वन मत्स्य पर निर्भर है, लगभग 20% ग्रामीण क्षेत्र पर निर्माण है, उद्योग तथा वन क्षेत्र में लगे हुए हैं, केवल 20% ग्रामीण क्षेत्रों में है, स्वनियोजित है, उत्खनन है, ये सारी चीज क्या है, इसी में है। ठीक, आपका ये देखिए, अब इस सारणी को एक बार गौर करके अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया बच्चों, तो ये पूरी सारणी को एक बार गौर करके आप लोग देखिए। चलिए मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि छोटी सारणी का आप अच्छे से जो है स्टडी करें, नहीं तो कल मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।